हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। सो दोस्तों, आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है समिट। कहानी शुरू होती है दो क्लाइंबर से जो काफी अच्छे दोस्त हैं, जिनके नाम है जीपी और माइकल। अब दोनों साथ में समय बिताने के बाद अपने अपने रास्ते जाने लगते हैं। तो जीपी उसे बताता है कि क्यों ना तुम मेरे साथ कुछ दिनों बाद माउंट क्लाइंबिंग करने चलो, हमें साथ में बहुत सी स्पॉन्सरशिप भी मिलेंगी और इस जर्नी में हम फेमस भी हो सकते हैं और बहुत सा पैसा भी कमा सकते हैं। लेकिन माइकल कहता है कि उसे अपने डैड का बिजनेस ज्वाइन करना है, इसलिए वो उसके साथ नहीं चल सकता है, वो अकेले एंजॉय कर सकता है। अब कुछ दिनों बाद हम माइकल को देखते हैं जो ऑफिस में होता है, लेकिन उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि ये काम उसके लिए नहीं बना है और ना ही उसका यहाँ पर मन लग रहा है। बीच बीच में जीपी उसे फोटोज भी भेजता था अपनी क्लाइंबिंग की, जिसे देख के उसे लगता है कि शायद उसने ये बिजनेस ज्वाइन करके एक गलती कर दिया, वो ये सब मिस कर रहा था या फिर उसने गलत रास्ता चूज कर लिया। इसके बाद वो अपनी बहन क्लोई के रूम में जाता है। वो एक मशहूर क्लाइंबर थी, लेकिन एक पहाड़ चढ़ते समय उसकी मौत हो गई, जिसका सबसे ज्यादा गहरा असर माइकल पर होता है, क्योंकि वो अपनी बहन से बहुत ही ज्यादा करीब था। पर अब उसने ठान लिया है कि जो उसकी बहन ने किया था, जो उसका सपना था, वो अब पूरा करेगा, यानी कि क्लाइंबिंग। इसलिए वो फौरन कार से जेपी के पास पहुंच जाता है। अब इतने समय बाद अपने दोस्त को देखकर वो बहुत ही खुश होता है। जेपी उसे सबसे इंट्रोड्यूस करवाता है जो उसकी टीम में शामिल थे। उसका गाइड लियो, उसकी गर्लफ्रेंड नताशा और रूडी, जिसने अभी अभी क्लाइंबिंग करना शुरू किया, और इसके लिए सबसे पहले सभी लोग अपनी जरूरतों का सामान ले लेते हैं और फिर निकल जाते हैं। बीच रास्ते में उन्हें इजाबेल नाम की लड़की भी मिलती है जो इन लोगों को ज्वाइन कर लेती है और फिर सभी लोग क्लाइंब करने में लग जाते हैं। ये असल में एक जायंट टूथ नाम की चट्टान पर जाने वाले हैं, जहाँ पे आज तक बहुत ही कम लोग जा पाए हैं, क्योंकि वो एक खड़ी चट्टान है और तीखी भी है। अगर थोड़ा सा पैर फिसला तो इनका मरना तय है। लेकिन किसी को भी इस बात की फिक्र नहीं है, सबके अंदर जोश है वहां तक पहुंचने का। वो सब यहाँ पर एंजॉय करने आए हैं और वही कर रहे हैं। उन्हें बीच रास्ते में कई कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है। अब माइकल के लिए इतनी ऊंची चट्टान क्लाइंब करने का पहला एक्सपीरियंस था, इसलिए वो थोड़ा डरता भी है, लेकिन जीबी के साथ उसे हौसला देता है तो वो सारे लोग आखिर में उस पहाड़ की चोटी पर चढ़ ही जाते हैं, जहाँ से नज़ारा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। लेकिन उसी दौरान माइकल के नाक से खून आने लगता है, जो कि हाई एल्टीट्यूड की वजह से हो रहा था, जिसका जेपी मजाक भी उड़ाता है। अब उस रात सारे लोग एक बार में होते हैं जहाँ पे इजाबेल आती है और आते ही जेपी को किस करने लगती है, पर वो ऐसा इसलिए कर रही थी ताकि उसका पीछा करने वाला लड़का उसे ऐसा करते हुए देख ले और वहां से चला जाए, और होता भी ऐसा ही है। इसी दौरान उसकी पहली बार मुलाकात माइकल से होती है, जिसके बाद उन दोनों में बहुत सी बातें होती है और अगले दिन वो स्केटिंग करने के लिए भी साथ जाते हैं, जहाँ पे वो इजाबेल से उसके और जेपी के रिश्ते के बारे में पूछता है। तो वो बताती है कि पहले हम रिलेशनशिप में थे, लेकिन अभी हम लोग साथ नहीं हैं, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से बहुत ही अलग हैं। लेकिन अलग होने के बाद हम आज तक अच्छे दोस्त बने रहे। इसी बीच माइकल को वहाँ लाशें दिखती हैं, तो वो कहती है कि यहाँ पर ये आम है, हर दिन न जाने कितने क्लाइंबर्स अपने शौक पूरे करने के लिए यहाँ आते हैं और खुद की जान गंवा कर चले जाते हैं। यहाँ हम जेपी और माइकल को साथ में देखते हैं जो एक पहाड़ को क्लाइंब कर रहे थे, जिस पे चढ़ना क्लोई का हमेशा से सपना था, पर वो पूरा कर नहीं पाई। लेकिन आज माइकल उसके सपने को पूरा करने के लिए दोनों उस पर चढ़ाई करने वाले हैं। लेकिन तभी हम यहाँ पर एक दमीम नाम के आदमी को देखते हैं जो किसी मशीन की तरह काफी स्पीड से क्लाइंब कर रहा था, और उसे देखकर माइकल हैरान रह जाता है। तो जेपी उसे बताता है कि ये दमीम है, यहाँ पे लोग इसे हीरो मानते हैं, इसने बहुत से रिकॉर्ड खुद के नाम पर बनाए हैं। अब उसे देखकर माइकल बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हो जाता है, जिसके बाद दोनों फिर से चढ़ाई करना शुरू करते हैं। लेकिन इन्हें यहाँ पर बहुत ही दिक्कतों का सामना करना होता है, क्योंकि मौसम बहुत ज्यादा खराब हो रहा था, ऊपर से इतनी ठंड भी थी, पर दोनों जैसे तैसे करके चढ़ी जाते हैं। सबसे टॉप पर जाकर माइकल क्लोई को याद करके थोड़ा इमोशनल हो जाता है। उसका कहना था कि अगर वो आज उसके साथ होती तो बहुत ही खुश होती, लेकिन आज मैं यहाँ पर अकेले आया हूँ। तब जेपी उसे समझाता और बोलता है कि कोई बात नहीं, उसके सपने को तुमने पूरा कर दिया, अब वो ऊपर से तुम्हें देखकर खुश हो रही होगी। इसके बाद वो लोग नीचे आ जाते हैं, पर अब माइकल के जाने का समय आ गया था, क्योंकि वो बस कुछ ही दिनों की छुट्टियों पर आया था। पर जेपी उसे कहता है कि कुछ दिन और रुक जाओ, बस हम एक लास्ट क्लाइंबिंग करने वाले हैं, जिसके बाद सभी लोग अपने घर चले जाएंगे। लेकिन माइकल को तो जाना ही पड़ता है अपनी फिर से पुरानी वाली जॉब पर। वहीं अगले दिन सभी लोग अपनी आखिरी क्लाइंबिंग के लिए निकल जाते हैं, पर तभी वहां पर हम माइकल को देखते हैं जो वापस आ गया था, क्योंकि उसका जाने का मन बिल्कुल भी नहीं था और वो एक लास्ट क्लाइंबिंग करने का फैसला करता है। अब उसी रात वो एक क्लब में एंजॉय कर रहा होता है, जहाँ पे माइकल और इजाबेल के बीच में फिर से बातें होती है, जिसमें वो उसे बताता है कि असल में वो उसके लिए वापस आया है
और यहाँ दोनों करीब आ जाते हैं। वो दोनों बाहर घूमने जाते हैं और घूमते घूमते कब सुबह हो जाती है उन दोनों को पता ही नहीं चलता। कुछ दिनों के लिए माइकल उसी क्लब में जॉब करने लगता है क्योंकि अब उसके डैड उसे पैसे भेजना बंद कर चुके हैं। अब एक दिन वहाँ जेपी आता है जिससे कि उसकी काफी बातें होती है। उसी दौरान टीवी पे द मीम का इंटरव्यू आता है जिसे कि हमने थोड़ी देर पहले देखा था, जिसमें वो बताता है कि वो एक पहाड़ को चढ़ने वाला है, लेकिन वो ना तो किसी पार्टनर के साथ होगा और ना ही किसी भी सपोर्ट के। वो कहता है कि मैं इसे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने जा रहा हूँ ताकि आगे आने वाले सारे क्लाइंबर्स मेरे बारे में जब भी पढ़ें उन्हें भी कुछ ऐसा करने का हौसला मिल सके। अब ये इंटरव्यू सुनकर क्लब के सारे लोग चिल्लाने लगते हैं। उन्हें पूरा यकीन था कि वो ये कर लेगा। अब अगले दिन दमीम उस पहाड़ पर चढ़ना शुरू करता है जिसपे वो बिना किसी रोप के चल रहा था। सभी लोग उसे लाइव देख रहे थे, लेकिन तभी अचानक से दमीम का हाथ फिसल जाता है और वो नीचे एक खाई में गिर जाता है, जिससे सभी लोग शॉक में आ जाते हैं। आखिर ये कैसे हुआ? वहाँ पे लियो और जेपी भी मौजूद थे। अब इस न्यूज को माइकल भी देख रहा था, जिसे देखते समय उसे अपनी बहन की याद आ गई थी, क्योंकि कुछ इस तरह से उसकी बहन की भी जान गई थी। उसे भी कुछ स्पॉन्सरशिप मिले थे जिन्होंने उसे फोर्स किया था ऐसा करने पर। फिर सब कुछ खत्म हो गया जैसे कि आज दमीम के साथ हुआ है। अब सभी लोग वहां से निकल जाते हैं, पर अगले दिन इजाबेल माइकल के टेंट के पास आती है और उससे बातें करना शुरू कर देती है। उसी दौरान उसे माइकल के वॉलेट में एक लड़की की फोटो मिलती है जो असल में क्लोई थी। वो बताता है कि ये भी एक क्लाइंबर थी, पर मुझसे तो बेहतर थी। मेरी मॉम के जाने के बाद इसने ही मुझे संभाला था, लेकिन एक दिन न जाने क्या हुआ, मौसम बहुत बिगड़ गया और जब ये क्लाइंबर थी तो घर जल्दी आने के लिए इसने अपने नीचे उतरने की स्पीड तेज कर ली, जिससे कि इसका पैर फिसल गया और उसकी वजह से उसकी मौत हो गई। और क्लोई की वजह से ही मैंने क्लाइंबिंग सीखा और उसने ही मुझे पहाड़ों की रिस्पेक्ट करना सिखाया। अब अगले सीन में हम जेपी को पूरी टीम के साथ देखते हैं जो तैयार हो रहे थे अपने असली इम्तिहान के लिए, जो था ट्रावर्स माउंटेन पर चढ़ना, जिसकी लंबाई 9000 फीट थी। इसे चढ़ पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि इतनी ऊपर ऑक्सीजन बहुत ही ज़्यादा कम होती है, लेकिन जिस काम में मुश्किल ना हो फिर उसमें मज़ा कैसा। इसलिए सारे लोग क्लाइंब करना शुरू करते हैं, लेकिन आज मौसम थोड़ा ख़राब होने की वजह से एक जगह पर रुक जाते हैं। अब ये लगातार लियो और नताशा से वॉकी टॉकी पर बात कर रहे थे, तो वो उन्हें बताता है कि हम काफ़ी ऊपर आ चुके हैं, लेकिन तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम लोग अब वापस चले जाओ क्योंकि मौसम बहुत बिगड़ चुका है और ये अब धीरे धीरे और बिगड़ने वाला है। लेकिन यहाँ माइकल कहता है कि हम ये कर सकते हैं, हमें ये करना ही चाहिए। तो वो दोनों फिर से तैयार हो जाते हैं, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं था दोस्तों। बीच में तो माइकल के पास से कई बड़े बड़े पत्थर गुजरते हैं जिन्हें वो बड़ी ही मुश्किलों से बचता है। और कुछ समय के बाद जेपी दोबारा से सिचुएशन पूछने के लिए उनसे कांटेक्ट करता है अपने दोस्तों से, लेकिन वो कुछ भी जवाब नहीं देते। तो वो दोनों फिर से क्लाइंब करने लगते हैं, लेकिन तभी ऊपर से एक बहुत बड़ा सा पत्थर आकर गिरता है जिसे माइकल बाल बाल बचता है। लेकिन उसके कुछ देर बाद ऊपर से नताशा की लाश नीचे आती है जो माइकल के बिल्कुल करीब से होकर गुजरती है, जिससे थोड़ी देर बाद लियो भी नीचे गिर जाता है। दरअसल ये दोनों फिसल गए थे जिससे कि इनकी मौत हो जाती है और इनकी मौत का सबसे गहरा असर माइकल के ऊपर पड़ता है, पर वो फिर भी क्लाइंब करना नहीं छोड़ता और तभी एक पत्थर आकर उससे टकरा जाता है जिससे वो भी नीचे गिर जाता है। लेकिन उसकी रोप जेपी से जुड़ी हुई थी इसलिए वो बचा था, पर उसके सर से काफ़ी खून आ रहा था। तो जेपी पहले तो उसे ऊपर खींचता है, जिसके बाद फौरन वहाँ हेलीकॉप्टर बुलाता है और उसे माइकल को भेज देता है। लेकिन वो वापस नहीं जाता, उसे ये समिट चढ़ना ही था। वो अकेले ही उसे पूरा करने के लिए क्लाइंब कंटिन्यू रखता है और बहुत ही मुश्किलों के बाद वो उसे पूरा भी कर लेता है। इधर माइकल को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है, जिसके बाद वो अपने घर जाने वाला था। वहीं जेपी और उसके दोस्त लियो और नताशा की मौत का गम बना रहे थे, लेकिन कुछ अजीब तरीके से जो इसाबेल को बिल्कुल पसंद नहीं आता। तो वो बाहर आकर रोने लगती है, जहाँ पे उसे माइकल संभालता है। कुछ दिनों के बाद एक दिन जेपी माइकल से कहता है कि चलो अब हम अगली क्लाइंबिंग पर चलते हैं, लेकिन वो मना कर देता है क्योंकि उसे अब घर जाना है। और उस दिन जो कुछ भी हुआ नताशा और लियो के साथ, उस दिन के बाद से तो मैं और ज्यादा डर गया हूँ। पर जेपी कहता है कि वो सब हमारे प्रोफेशन में होता रहता है, हमें इन सब चीज़ों से रुकना नहीं चाहिए, लेकिन वो मना कर देता है। तब जेपी बताता है कि हमें बहुत सी स्पॉन्सरशिप मिली है, इतनी सारी कि तुम सोच भी नहीं सकते। वो कहता है कि मुझे पता है कि तुम उस पहाड़ पे चढ़ने से डर रहे हो जिस पे चढ़ते हुए दमीम की मौत हो गई थी, यानी कि ये लोग उसी पहाड़ पर चढ़ने वाले हैं और जिसके लिए जेपी को काफ़ी पैसे भी मिले हैं। अब कहानी आगे बढ़ती है और माइकल को उसी क्लब में हम देखते हैं जिसके टीवी पर जेपी का इंटरव्यू आ रहा था, जो कि अब दमीम के अधूरे काम को पूरे करने वाला है। वो अब सबके सामने अपने नए पार्टनर को भी इंट्रोड्यूस करवाता है। ये सब माइकल बैठा देख रहा था। उसी दौरान वहाँ इजाबेल आती है, जिसे वो बातों बातों में बहुत कुछ सुना देता है और वो नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। लेकिन कुछ देर बाद उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वो जाकर उसे माफ़ी मांगता है। हालांकि वो उसे पहले तो थप्पड़ मारती है, लेकिन बाद में माफ़ भी कर देती है। अगली सुबह वो उसे बताता है कि मैं जेपी की टीम में ज्वाइन करने वाला हूँ,
पर वो मना कर देती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि वो भी दमीम की तरह मारा जाए। वो उसे समझाता है कि जेपी ने हमेशा मेरा साथ दिया है और अब बारी है मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसका साथ दूं। इसलिए वो उसे जाके मिलता है और जेपी भी उसे अपनी टीम में बहुत ही आसानी से शामिल कर लेता है। जिसके बाद ये लोग साउथ ब्लैंक पहाड़ से होते हुए माउंटेन तक पहुंचते हैं जिसपे दमीम चढ़ा था, जिसका नाम है सेंट्रल फ्रेंजी। इसकी लंबाई 12,000 फीट होती है, पर इन्हें यह करना ही होगा, इसलिए सारे बिना रुके आगे बढ़ते हैं। अब जब ये सेंट्रल फ्रेंजी तक पहुंच जाते हैं तो इन्हें कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि सबसे पहले ये पहाड़ बहुत ही ज्यादा एजी होता है, जिस पर पकड़ बना पाना बहुत ही मुश्किल काम था, क्योंकि शायद इनके ऊपर भी कोई क्लाइंब कर रहा था, जिसकी वजह से बहुत से पत्थर आकर इनके ऊपर गिर रहे थे। उन्हीं में से एक पत्थर आकर बे के हाथ पर गिर जाता है, जिससे कि उसकी हाथ की हड्डी टूट जाती है और वो दर्द से चिल्लाने लगता है। तो जेपी फौरन रेस्क्यू टीम को कांटेक्ट करता है, पर उनका कहना था कि मौसम बहुत बिगड़ चुका है, जिस वजह से हेलीकॉप्टर नहीं आ सकता। ये बात सुनकर वहां पर जितने भी लोग मौजूद होते हैं सभी बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। वो सबको ये बात बताते हुए कहता है कि हमें यहीं रुकना चाहिए जब तक मौसम ठीक नहीं हो जाता। उसी दौरान माइकल इजाबेल को मैसेज करता है और अपनी सिचुएशन के बारे में बताता है, इस समय किस लोकेशन पर है ये भी बताता है। जिसके बाद इजाबेल फौरन अपने एक डॉक्टर दोस्त को कॉन्टैक्ट करती है ताकि वो उनके पास तुरंत मदद लेके पहुंच सके। वेल, अब रात हो चुकी है और ऐसे में इतने खतरनाक पहाड़ को चढ़ना आसान नहीं है, लेकिन माइकल कहता है कि हमें ऊपर जाना चाहिए वरना हम ठंड से ही मारे जाएंगे। सबको उसकी बात सही लगती है, तो सब धीरे धीरे ऊपर चढ़ना शुरू करते हैं। कुछ ही दूरी पर उन्हें वो क्लाइंबर्स भी मिल जाते हैं जिनकी वजह से इनके ऊपर पत्थर गिर रहे थे, और उनमें से एक क्लाइंबर के पैर की हड्डी भी टूट चुकी थी, लेकिन वो फिर भी उन्हें अपने साथ शामिल कर लेते हैं। उधर माइकल बे को ऊपर खींच रहा था क्योंकि उसके हाथों में चोट लगी थी, और तभी आकर बिजली गिरती है जो सीधा आकर बे से टकराती है, जिससे कि वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। अब ये देखकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। उधर इजाबेल डॉक्टर को लेकर ऊपर चढ़ना शुरू कर देती है। बीच में उसे कई सारे क्लाइंबर्स भी मिलते हैं जो एवलांच में फंसे हुए थे, वो उन्हें भी बचाती है। वहीं ऊपर अब ठंड बढ़ने लगी थी, जितने भी लोग थे वो अभी भी ऊपर चढ़ते रहते हैं, जिस वजह से उनके अंदर ऑक्सीजन की कमी होने लगती है और अब माइकल भी बेहोश होने लगता है। एक समय आने पर वो बेहोश होकर गिर जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि रूडी और जेपी दोनों आपस में लड़ाई कर रहे हैं। रूडी का कहना था कि उसकी वजह से ही हम लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं, उसे यहाँ पे आने से पहले मौसम चेक कर लेना चाहिए, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि उसे बस हर जगह पैसा दिखता है, उसे हमारी जान की कोई भी परवाह नहीं है। और ये लड़ाई हाथापाई में बदल जाती है और गुस्से में आकर रूडी उस रस्सी को काट देता है जिससे वो बंधा हुआ था। इस वजह से जेपी गिरने लगता है और फिर अचानक से गायब हो जाता है। इधर जब माइकल की आंख खुलती है तो फौरन रूडी से जेपी के बारे में पूछता है तो वो कुछ भी नहीं बताता है। उसी दौरान उसे दूर एक एक्स दिखाई देती है और पास में एक गड्ढा भी, जिसके अंदर जेपी गिरा हुआ था। वो फौरन नीचे जाता है और उसे ऊपर लाने की कोशिश करता है। इसमें उसकी मदद रूडी भी करती है। दोनों जेपी को थोड़ा ऊपर खींच कर लाते हैं। लेकिन एक समय आने पर वो कह देता है कि अब वो हिल नहीं सकता है, उसका जाने का समय आ चुका है, इसलिए तुम लोग के लिए बेहतर होगा कि यहाँ से चले जाओ। लेकिन माइकल नहीं मानता और वो उसे ऊपर ले जाने की जिद करता है। तो वो कहता है कि मैंने जो कुछ भी चाहा था मैंने अपनी जिंदगी में हासिल कर लिया है, और बाहर जाकर तुम मेरे माता पिता से यही कहना। जिसके बाद वो अपना दम वहीं तोड़ देता है। लेकिन यहाँ माइकल की भी तबीयत खराब हो रही थी ऑक्सीजन लेवल कम होने की वजह से। अब वो बेहोश होने वाला था कि तभी उसे क्लोई का विजन आता है, जिसमें वो उसे कहती है कि तुम्हें वापस जाना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, इतनी आसानी से हार मत मानो। तो वो फिर से उठता है और रूडी उसी रस्सी को ऊपर खींचता है, लेकिन उसे अपनी दोस्त की लाश को वहीं छोड़ना पड़ता है। उधर इजाबेल माइकल के मैसेज का वेट कर रही थी क्योंकि अब वो उसके पास कल सुबह ही पहुंच सकती है, क्योंकि उस एरिया में एवलांच आया हुआ है और मौसम भी बहुत खराब है। पर उसे कहाँ पता था कि उसके जाने के बजाय माइकल यहीं पर उसके पास आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, रूडी और माइकल दोनों उस पैसेज तक पहुंच गए थे जहाँ पे इजाबेल और वो डॉक्टर मौजूद थे, लेकिन इन दोनों की तबीयत बहुत ही खराब थी, जिस वजह से अगले दिन उन्हें फौरन हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को हॉस्पिटल में पाता है जहाँ पे इजाबेल भी मौजूद थी। ठीक होने के बाद वो जेपी के पेरेंट्स से मिलने जाता और उन्हें वो आखिर मैसेज बताता है जो जेपी ने उसे देने को कहा था कि मैंने अपनी जिंदगी में जो कुछ भी चाहा मैंने वो सब हासिल कर लिया है, सिर्फ आप लोगों के सपोर्ट की वजह से, इसलिए मैं आपको थैंक यू कहना चाहता हूँ। अब उसका यह मैसेज सुनकर उसके मॉम डैड रोने लगते हैं और उसे बहुत ही मिस करते हैं। अगले सीन में इसाबेल माइकल से मिलने आती है और उसे बताती है कि मैं यहाँ से जा रही हूँ क्योंकि मैं अपने और दोस्तों को खुद के सामने मरते हुए नहीं देख सकती। वो माइकल को भी अपने साथ चलने को कहती है, लेकिन वो मना कर देता है क्योंकि अब यही उसकी दुनिया है और अपनी पूरी लाइफ वो क्लाइंबिंग को देना चाहता है क्योंकि यही उसने अपनों को खोया है। अब बस में जाते हुए इसाबेल बहुत रोती है क्योंकि एक तो उसने इस क्लाइंबिंग में अपने बहुत से दोस्तों को खो दिया था
और दूसरा कि वो अपने साथ माइकल को नहीं ला पाई। उसे डर था कि कहीं उसके साथ भी कुछ ऐसा ही ना हो जाए। उधर हम माइकल को देखते हैं जो एक पहाड़ पर चढ़ने की तैयारी में लग जाता है। आखिर में हम इन सारे दोस्तों को साथ में बताए हुए पलों को देखते हैं जिसमें सब बहुत ही ज्यादा खुश थे। वेल गाइस, जाने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि हमने एक दूसरा चैनल बनाया है तो जिसपे भी हम अलग अलग तरह की मूवीज एक्सप्लेन करते हैं। नीचे उसका लिंक आपको मिल जाएगा, फटाफट जाइए हमारे चैनल को सपोर्ट जरूर करिए और सब्सक्राइब करिए। वेल, आपको ये कहानी कैसी लगी ये भी हमें कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। पीस आउट।